नमस्कार। आज हम अगले 5 सालों यानी 2025 से 2030 के बीच दुनिया की भू राजनीति कैसे बदल सकती है, इस पर जरा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक विश्लेषण है, बदलती भू राजनीति और भविष्य के परिदृश्य, और ये बताता है कि दुनिया एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ी है। बिल्कुल। और माहौल काफी उलझा हुआ है ना? हाँ, वही। मतलब एक तरफ कई जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, दूसरी तरफ ताकत के नए सेंटर्स बन रहे हैं जो पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। जी। तो आज कोशिश रहेगी कि इस विश्लेषण से जो मुख्य बदलाव, चुनौतियां और आगे क्या हो सकता है उसे समझें। क्या सच में दुनिया बदल रही है और कैसे? एक चीज जिसने मुझे चौंकाया, इस वक्त दुनिया में 110 से ज्यादा एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। 110? हाँ, ये आंकड़ा शीत युद्ध के बाद ये सबसे ज्यादा है। सही में? ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि दुनिया कितनी अस्थिर हो चुकी है। बिल्कुल। और ये 110 संघर्ष सिर्फ गिनती नहीं है, ये सब मिलकर ना ग्लोबल सिस्टम पर एक अभूतपूर्व दबाव डाल रहे हैं। हर संघर्ष अपने आप में दुखद है, पर जब इतने सारे एक साथ हों, हाँ, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी क्षमता जवाब देने लगती है, चाहे वो मानवीय मदद हो या डिप्लोमेसी हो या पीस कीपिंग की कोशिशें। सही कहा। कुछ बड़े उदाहरण देखें तो, जैसे यूक्रेन रूस युद्ध, अब तो 3.5 साल से ज्यादा हो गए। हाँ, लंबा खिंच गया है और नुकसान बहुत हुआ है, 350,000 से ज्यादा मौतें। और रूस धीरे धीरे ईस्ट में आगे बढ़ रहा है। ऊपर से अब नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की बातें, और अमेरिका के सपोर्ट का क्या होगा वो भी एक सवाल है। बिल्कुल। और यूक्रेन अकेला नहीं है, मिडल ईस्ट में देखिए, इजराइल गाजा संघर्ष। वो जनवरी 2025 का सीज फायर भी नहीं टिक पाया है ना? नहीं, मार्च में ही टूट गया। और मानवीय संकट तो बहुत गहरा गया है। इजराइल ने मदद रोकी, हवाई हमले फिर शुरू कर दिए। इसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को भी हिला रहा है। ये अस्थिरता फैलती है। बिल्कुल। और फिर सीरिया में असद शासन का गिरना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, उसने तो मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस ही बदल दिया है ना? निश्चित रूप से। सीरिया का बदलाव सिर्फ एक देश का मामला नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे उस रीजन में पुरानी ताकतें कमजोर पड़ रही हैं और नए प्लेयर्स, नए समीकरण बन रहे हैं। और सूडान, उसका गृह युद्ध भी तो चल रहा है। हाँ, अप्रैल 2023 से। और शायद उसमें सबसे ज्यादा सिविलियन मौतें हुई हैं हाल के संघर्षों में, पर अक्सर उसकी बात नहीं होती। हाँ, वो सुर्खियों से गायब रहता है। ये सब मिलकर तो एक बहुत ही खतरनाक मिक्सचर बनाते हैं। बिल्कुल, एक विस्फोटक मिश्रण। इन लड़ाइयों के अलावा बड़े देशों के बीच का टेंशन भी तो बढ़ रहा है, खासकर अमेरिका और चीन। हाँ, और ये टेंशन अब सिर्फ ट्रेड या टेक तक नहीं है, मिलिट्री टेंशन बढ़ रहा है, खतरनाक लेवल पे। अच्छा? हाँ, विश्लेषण बताता है कि चीन ने पैसिफिक ओशन में, जिसे फर्स्ट आइलैंड चेन कहते हैं, फर्स्ट आइलैंड चेन, हाँ, उसके पास अभूतपूर्व नेवल ड्रिल्स की हैं। ये फर्स्ट आइलैंड चेन इतनी जरूरी क्यों है स्ट्रेटजी के हिसाब से? देखिए, ये बेसिकली चीन के तट से लगे द्वीपों की एक लाइन है। जापान के हिस्से, ताइवान, फिलीपींस, ये सब। तो इस एरिया में बड़े पैमाने पर नेवल ड्रिल करके चीन सीधे सीधे ये दिखा रहा है कि वो इस इलाके में अमेरिकी नेवी की जो पारंपरिक पहुंच है उसको चुनौती दे सकता है, और इसे वो अपने प्रभाव का क्षेत्र मानता है। मतलब ये सिर्फ दिखावा नहीं, इरादा है। बिल्कुल, ये इरादे का इजहार है, और इसमें जरा सी चूक या गलतफहमी बहुत भारी पड़ सकती है। और कोरियाई प्रायद्वीप पर भी तनाव बढ़ रहा है, सुना है, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच। बढ़ रहा है। बॉर्डर पर झड़पें या फ्लाइट्स में रुकावटें, ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ये सारे टेंशन पॉइंट्स ना एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बड़ा खतरा है, खासकर उन समुद्री रास्तों के लिए जिनसे दुनिया का इतना व्यापार होता है। और क्या चीन उसकी जगह ले रहा है? आंकड़े तो कुछ ऐसा ही कहते हैं। हाँ, जैसे वो पीपीपी वाला आंकड़ा, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ग्लोबल जीडीपी में अमेरिका का हिस्सा, जो कभी 50% था, हाँ, अब करीब 15% रह गया है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। और सिर्फ जीडीपी ही नहीं, डॉलर का हिस्सा भी तो कम हुआ है ग्लोबल रिजर्व्स में। हाँ, वो भी 2 दशक पहले 70% से ज्यादा था, आज 58% के आसपास है। अब देखिए, इसे अमेरिकी पतन कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा। ये एक रिलेटिव डिक्लाइन है, मतलब दूसरों के मुकाबले गिरावट। अमेरिका अब भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन दुनिया का एजेंडा अकेले तय करने की उसकी ताकत वो पहले जैसी नहीं रही। और इसमें अमेरिका की अपनी अंदरूनी चुनौतियां भी तो रोल प्ले कर रही होंगी, जैसे इनकम इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। विदेश नीति पर घरेलू राजनीति हावी होने लगती है, और इसी खाली होती जगहों को चीन भर रहा है। चीन का उभार मल्टी डायमेंशनल है। वो सिर्फ इकोनॉमिक पावर, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और कई देशों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ही नहीं बन रहा।
हाँ, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखिए, BRI। ये सिर्फ सड़कें और पोर्ट्स बनाना नहीं है, ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक चीनी प्रभाव का एक जाल बिछाना है। जो ग्लोबल ट्रेड के नियम बदल रहा है। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी में भी चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है ना? AI, 5G, स्पेस। हाँ, वो चांद पर न्यूक्लियर पावर यूनिट लगाने की योजना, ये तो जबरदस्त एम्बिशन है। हाँ, और ये एम्बिशन सिर्फ इकोनॉमिक या साइंटिफिक नहीं है, मिलिट्री भी है। चीन अपनी नेवी और स्पेस कैपेबिलिटीज को बहुत तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है। तो चीन की रणनीति क्या है, मतलब? द वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन सिर्फ इस सिस्टम में शामिल नहीं होना चाहता, वो इसे बदलना चाहता है। वो इसे अपने हिसाब से ढालना चाहता है। बिल्कुल। तो क्या हम एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर दुनिया से मल्टीपोलर दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां अमेरिका अकेला सुपर पावर न हो? विश्लेषण तो यही कहता है। अब दुनिया में ताकत के कई केंद्र उभर रहे हैं, चीन, भारत, रूस, यूरोपियन यूनियन और कई रीजनल ताकत हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे उतने साफ नहीं रहे, उनका पालन भी एक जैसा नहीं होता। ब्रिक्स जैसे वैकल्पिक ग्रुप्स बन रहे हैं। हाँ, ब्रिक्स का विस्तार भी हुआ है। बिल्कुल। और रीजनल कोऑपरेशन खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के बीच बढ़ रहा है। इस मल्टीपोलर दुनिया का मतलब क्या है? क्या ये ज्यादा स्थिर होगी या कम? यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये दुनिया शायद कम प्रेडिक्टेबल होगी। मतलब अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि आगे क्या होगा। अच्छा। डिप्लोमेसी ज्यादा जटिल हो जाएगी, क्योंकि आपको कई प्लेयर्स के साथ बैलेंस बनाना होगा। यहीं पर मिडिल पावर्स या स्विंग स्टेट्स का रोल बहुत अहम हो जाता है। मिडिल पावर्स, ये कौन है? ये वो देश हैं जो किसी एक खेमे से बंधे नहीं हैं और जिनके पास ग्लोबल नतीजों को प्रभावित करने की ताकत है। अच्छा, जैसे? विश्लेषण में कुछ उदाहरण हैं? हाँ, जैसे भारत, जिसकी विशाल आबादी, टेक कैपेबिलिटी और बड़ी ताकतों के बीच बैलेंस बनाने की स्ट्रैटेजी उसे अहम बनाती है। ब्राजील, जो लैटिन अमेरिका और ग्लोबल साउथ में लीडरशिप रोल निभा रहा है। तुर्की, जो नाटो मेंबर होकर भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है। और इंडोनेशिया, सऊदी अरब? हाँ, इंडोनेशिया, जिसके पास जरूरी रिसोर्स और समुद्री रास्ते हैं। सऊदी अरब, जो तेल पर निर्भरता कम करके अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। और मेक्सिको भी। मेक्सिको कैसे? क्योंकि होड़ का फायदा उठा सकते हैं, अपने इंटरेस्ट साध सकते हैं और ग्लोबल एजेंडा को प्रभावित कर सकते हैं। उनके फैसले मायने रखते हैं। एक और दिलचस्प बात है डॉलर के दबदबे पर सवाल उठना। डी-डॉलराइजेशन की बात हो रही है, क्या ये वाकई हो रहा है? ये एक बड़ा मुद्दा है। विश्लेषण कुछ कोशिशें बताता है, जैसे ब्रिक्स देश आपस में ट्रेड के लिए अपनी करेंसी या ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, सुनने में आया है कि ब्रिक्स के अंदर करीब 50% ट्रेड अब चीनी युआन में हो रहा है। अच्छा। और एनर्जी जैसे कमोडिटी मार्केट्स में भी डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हाँ, खासकर भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश वो कोशिश कर रहे हैं। और कई देशों के सेंट्रल बैंक अब अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मतलब सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते। बिल्कुल। इसलिए सोना खरीद रहे हैं या ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर जैसी दूसरी करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे इरादा साफ है, अमेरिकी पाबंदियों या पॉलिसीज पर अपनी निर्भरता कम करना और ज्यादा इकोनॉमिक आजादी हासिल करना। तो क्या डॉलर का राज खत्म होने वाला है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है ना? देखिए, डॉलर के खिलाफ माहौल बन तो रहा है, लेकिन उसकी जड़ें अभी भी बहुत गहरी हैं। अमेरिकी फाइनेंशियल मार्केट्स दुनिया में सबसे बड़े और सबसे लिक्विड हैं। आज भी ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ही होता है। हाँ, ये तो है। ज्यादातर देश अपने रिजर्व्स का बड़ा हिस्सा डॉलर में ही रखते हैं, क्योंकि उसका कोई भरोसेमंद विकल्प बड़े पैमाने पर है नहीं। डॉलर का एक नेटवर्क इफेक्ट है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। तो फिर भविष्य क्या है डॉलर का? एकदम से गिरेगा या धीरे धीरे? विश्लेषण कहता है कि अचानक गिरावट की बजाय धीरे धीरे कमी आने की संभावना ज्यादा है। अच्छा। अनुमान है कि अगले 2 दशकों में ग्लोबल रिजर्व्स में डॉलर का हिस्सा मौजूदा 58% से घटकर शायद 46-48% के आसपास रह जाए। मतलब गिरावट तो होगी? हाँ, गिरावट होगी। ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम, बायलैटरल करेंसी समझौते बढ़ेंगे और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, हाँ, CBDCs, दुनिया के 90% से ज्यादा सेंट्रल बैंक इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भविष्य में बॉर्डर पार पेमेंट का तरीका बदल सकती हैं। लेकिन जो विकल्प हैं, जैसे चीन का युआन, उसकी भी तो अपनी सीमाएं हैं। चीन की सरकार का कंट्रोल बहुत है उस पर। सही कहा। युआन के इंटरनेशनल बनने में चीन के अपने कैपिटल कंट्रोल्स ही सबसे बड़ी रुकावट हैं। यूरो के साथ अपनी फिस्कल दिक्कतें हैं। तो ये बदलाव होगा, पर शायद हमारी उम्मीद से ज्यादा धीमा
और धीरे धीरे होगा। डॉलर की बादशाहत शायद ना रहे, पर उसकी अहमियत बनी रहेगी। कम से कम अगले दशक तक तो जरूर। चलिए अब भविष्य के कुछ संभावित सिनेरियोज पर नजर डालते हैं जो विश्लेषण ने 2025-2030 के लिए बताए हैं। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। ये बस रास्ते हैं जो दुनिया ले सकती है। पहला सिनेरियो है मैनेज्ड मल्टीपोलैरिटी। इसमें दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर बनती है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल सुधारों के साथ। अमेरिका प्रभावशाली रहता है, पर चीन, भारत और दूसरे ग्रुप्स के साथ पावर शेयर करता है। मतलब एक तरह से शांतिपूर्ण बदलाव। हाँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस नई ताकतों को जगह देते हैं और बड़े टकराव टाले जाते हैं। इसमें भारत, ब्राजील जैसी मिडिल पावर्स का रोल बढ़ता है। इसकी संभावना मीडियम बताई गई है। ये शायद सबसे अच्छा सिनेरियो होगा, है ना? शायद। दूसरा है फ्रैगमेंटेड कंपटीशन। इसमें दुनिया अमेरिका, चीन और दूसरी रीजनल ताकतों के असर वाले अलग-अलग खेमों में बढ़ जाती है। मतलब ब्लॉक बन जाते हैं। हाँ, ग्लोबल इश्यूज पर कॉपरेशन बहुत कम होता है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म बढ़ता है और रीजनल लड़ाइयों का खतरा ज्यादा होता है। इसमें बड़ी ताकतें और जिनके पास रिसोर्स हैं वो फायदे में रह सकते हैं। और इसकी संभावना? इसकी संभावना हाई मानी गई है, क्योंकि आजकल के ट्रेंड्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं हम। ये चिंता की बात है। तीसरा है चीन अमेरिका कॉन्फ्रंटेशन। इसमें दोनों देशों के बीच सीधी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बहुत बढ़ जाती है, लगभग लड़ाई के कगार तक। दुनिया आइडियोलॉजी के आधार पर खेमों में बढ़ जाती है, ट्रेड और टेक वॉर तेज हो जाते हैं। इसमें शायद वो देश फायदे में रहें जो इन खेमों के बीच बैलेंस बना पाए, या फिर डिफेंस इंडस्ट्री। इसकी संभावना मीडियम है। ये एक खतरनाक सिनेरियो है जिसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी। बिल्कुल। और चौथा है सिस्टेमिक डिसरप्शन। इसमें एक साथ कई क्राइसिस आते हैं जिनसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस निपट नहीं पाते। मतलब सब कुछ बिखर जाता है। हाँ, एक तरह से इकोनॉमिक नेशनलिज्म पीक पर होता है, इंटरनेशनल लॉ टूट जाते हैं और छोटे बड़े संघर्ष बिना किसी रोक टोक के फैलते हैं। इसमें शायद ही कोई असली विजेता हो। इसकी संभावना लो से मीडियम है। हर सिनेरियो के अपने मायने हैं। फ्रैगमेंटेड कंपटीशन का सबसे मुमकिन होना ये दिखाता है कि हमें कोऑपरेशन बढ़ाने और टकराव टालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ भी तय नहीं है। अच्छी डिप्लोमेसी हमें पहले सिनेरियो की तरफ ले जा सकती है, जबकि कोई बड़ा संकट या मिसमैनेजमेंट हमें तीसरे या चौथे की तरफ धकेल सकता है। अगले 5 साल वाकई बहुत हैं हमें। इन बदलते हालात में कौन से देश या रीजन फायदे में रह सकते हैं? विश्लेषण ने कुछ अनुमान लगाए हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कुछ नाम बार बार आ रहे हैं। जैसे शॉर्ट टर्म 1-2 साल में भारत का जिक्र है। हाँ, भारत अमेरिका चीन की होड़ का फायदा उठाकर इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप बढ़ा सकता है, जबकि दोनों से रिश्ते भी बनाए रखें। और मेक्सिको नियरशोरिंग से? हाँ, मेक्सिको, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया भी, क्योंकि कंपनियां चीन से प्रोडक्शन हटा रही हैं। और मिडल ईस्ट के एनर्जी प्रोड्यूसर्स? अच्छा। और मीडियम टर्म 3 से 5 साल में? फिर से भारत का नाम है। उसकी डेमोग्राफी, टेक, बैलेंसिंग एक्ट, ये सब। साथ ही ब्राजील और इंडोनेशिया। उनके पास रिसोर्स और मार्केट है। बिल्कुल। तुर्की अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, और आसियान देशों का ग्रुप अगर वो न्यूट्रल रह पाएं। और लॉन्ग टर्म 5+ साल में? फिर से भारत। हाँ, भारत को एक बड़ी ग्लोबल पावर के रूप में उभरने वाला बताया गया है। उसकी डेमोग्राफी, इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिक पोजीशन सब मिलकर। और कौन? अफ्रीका, अगर वहां गवर्नेंस सुधरती है तो। रिन्यूएबल एनर्जी में आगे रहने वाले देश, और एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी डिजिटल टेक में जो देश लीड करेंगे। तो भारत का नाम हर लिस्ट में है। हाँ, भारत का बार बार उल्लेख उसकी यंग पॉपुलेशन, बढ़ती इकोनॉमी, टेक प्रोग्रेस और सबसे अहम, बड़ी ताकतों के बीच अपनी स्ट्रेटेजिक आजादी बनाए रखने की क्षमता की वजह से है। मेक्सिको को अमेरिका से नजदीकी का फायदा मिल रहा है, ब्राजील, इंडोनेशिया के पास रिसोर्सेज हैं, और लंबे अवधि में ये साफ है कि जो देश एनर्जी के नए सोर्स और नई डिजिटल टेक को अपनाएंगे वही आगे रहेंगे। भविष्य की ताकत सिर्फ सेना या इकोनॉमी से तय नहीं होगी। तो आखिर में वो कौन से मेन फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी नजर होनी चाहिए अगले 5 सालों में, जो तय करेंगे कि हम किस रास्ते पर जाएंगे? विश्लेषण कुछ अहम चीजें बताता है। अमेरिका की अंदरूनी स्थिरता, क्या वो अपने पॉलिटिकल डिवीजन से उभर पाएगा? चीन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, क्या वो अपनी ग्रोथ बनाए रख पाएगा? मिडिल पावर्स किधर झुकती हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी होगा। क्या ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस खुद को बदल पाएंगे?
टेक की रेस में कौन आगे निकलेगा और क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन का मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब मिलकर तय करेंगे कि दुनिया 2030 में कैसे दिखेगी। मतलब अगले 5 साल उथल-पुथल भरे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिल्कुल, संदेश साफ है। ये एक नई वर्ल्ड ऑर्डर के बनने का दौर है। इसमें कामयाब होने के लिए देशों को फ्लेक्सिबल होना होगा, नई सोच अपनानी होगी और किसी एक खेमे से बंधने के बजाय कई रिश्तों को एक साथ साधना होगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने का हुनर सीखने का टाइम है। हमने आज काफी कुछ कवर किया। दुनिया की मौजूदा अशांत स्थिति, मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ते कदम, पुरानी व्यवस्था पर दबाव और आने वाले अनिश्चित लेकिन निर्णायक साल। हाँ, काफी कुछ बदल रहा है। और मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जरूर। इन सब बदलावों को देखते हुए सोचिए कि आने वाले दशक में ग्लोबल पावर की परिभाषा कैसे बदल सकती है। क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री ताकत तक ही रहेगी, या फिर टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल, या शायद मॉरल और कल्चरल प्रभाव जैसे नए पहलू ज्यादा जरूरी हो जाएंगे? सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु। इसी के साथ आज की एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।